आज टेस्ट सीरीज़ के रिनोन टेस्ट सीरीज़ है ये, इसके मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और टेस्ट सीरीज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा रिवीजन भी होता जाता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हमारे दिमाग में ये सब ऑप्शन जो है स्ट्राइक कर जाते हैं। तो इस समय क्योंकि टाइम कम है, कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं जनवरी फरवरी में, तो उसकी तब तक हम और आप एक साथ इसी मंच पे बने रहेंगे। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं रोज़ आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लाऊंगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम तक हम सारी रिनोन टेस्ट सीरीज़ कर लें। और पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, जब आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तभी देखिए, मेरा मोटिवेशन भी यही होता है कि आप लोग के लाइक्स और कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, ये पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ है। हम दृष्टि की भी करेंगे, हम ध्येय की भी करेंगे, और जितना हो सकेगा आपको धीरे धीरे मैं इस पे सभी टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कराऊंगी। और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, कोशिश करेंगे। टेस्ट सीरीज़ से क्या है, क्वेश्चन आंसर से कि आप कहीं पर भी रहें, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपने लीड लगाई, आप सुन रहे हैं क्वेश्चन आंसर, आपका ट्रैवलिंग में भी पढ़ाई हो रही है, आप लेट हैं, आपका बैठने का मन नहीं है, तब भी आप पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब में ने बहुत बड़ी क्रांति लाई है। तो चलिए हम और आप इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। तो शुरू करते हैं, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आगे टेस्ट लाने हैं कि नहीं लाने हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे भी बहुत कम टाइम मिल पाता है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये यूनिक सा प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है, मतलब किस चीज़ को लघु उद्योग क्या कैसे माना जाता है? यूनिट द्वारा उसकी बिक्री पर, मशीनों और उपकरणों में निवेश पर, बाजार में व्याप्ति पर, या निर्यात क्षमता पर? तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही होगा कि मशीनों और उपकरणों में निवेश पर, कि कितना वो निवेश कर रहा है, तो उसको वो लघु है कि वो बड़ा उद्योग है। तो कैसे, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए? 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चाहे वो कहते हैं कि इसमें लघु उद्योग जो है वो मशीनरी में नियत परिसंपत्ति होती है, चाहे उनकी धारित स्वामित्व जो उसका चाहे पट्टे का हो, किराए का हो, पर 1 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए निवेश सीमा। और ये निवेश सीमा जो होती है सरकार पर समय समय पर बदलती भी रहती है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होती? क्लोज्ड इकोनॉमी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के टर्म्स यूज़ करती रहूँगी, जिससे सभी को, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कोई क्लोज है, यानी वहाँ ना तो निर्यात हो रहा है ना ही आयात हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल पूरी तरह से बंद होता है। तो उसमें इसको हम क्या कह सकते हैं कि जिसमें व्यापारिक गतिविधि, बाहर से कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होती, पूरी तरीके से ये आत्मनिर्भर होता है, ठीक है? तो ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास ट्राइफेड की स्थापना कब करी गई? तो ट्राइफेड क्या होता है? जो ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए, कि जो निजी व्यापारी रहते हैं और वो अपना बिजनेस ना शुरू करके उनको एक्सप्लॉइट ना करें, और इसलिए ट्राइबल्स की खुद की जो है बनाई हुई वस्तुओं का अच्छा मूल्य मिल पाए, इसलिए ट्राइफेड शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? 1987 में। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ट्राइब्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं है? तो देखिए मिनी इकोनॉमिक्स होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है? तो मैक्रो में अगर हमें पता हो कि कौन कौन से शामिल हैं, तो हम ये जान जाएंगे कि कौन सा शामिल नहीं है। तो मैक्रो में होती है बड़ी बड़ी बातें, नाम से ही इसका पता चल रहा है ना, मैक्रो। राष्ट्रीय आय के बारे में बात होगी, बेरोजगारी के बारे में बात होगी, मूल्य स्तर के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात नहीं होगी? किसी फर्म का उत्पादन के बारे में बात नहीं होगी। तो जो अगर उसमें मैक्रो में ये बात नहीं हो रही है, तो ये किस में बात होती है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। किसी फर्म का जो प्रोडक्शन है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्म का प्रोडक्शन आता है,
उपभोक्ता और श्रम आदि से संबंधित विषयों पर विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो थोक मूल्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स में सर्वाधिक भारांश यानी वेटेज किसका होता है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, प्राथमिक उत्पाद का, ईंधन और ऊर्जा का यानी फ्यूल और एनर्जी का, या विनिर्मित वस्तुओं का यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का या अदर्स का, किसका होता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है ये विनिर्मित वस्तुओं का होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का। तो और कितना होता है? लगभग इनका 64% के अप्रॉक्स होता है। और उसके बाद अगर कभी कभी ये सीरियल से लगाने को भी आ जाता है कि इनके वेटेज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करिए, तो सबसे पहले ये फिनिश्ड गुड्स आ जाएंगे, 64% होता है। फिर प्राथमिक उत्पाद यानी प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इसका होता है लगभग 22%। और ईंधन और ऊर्जा, फ्यूल और एनर्जी का लगभग होता है 13%। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? IRDP क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं। 1980 हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। 1966 ये तो सबको पता है, 66 67 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। 1995 या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, NRHM। तो ये 2011 की है पहल। ठीक है, बाकी सब सही है, इनको लर्न कर लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? तो दुष्प्रभाव मतलब हर चीज़ का, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था वीट का, पर इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स भी हुए थे। तो कौन सा उसका बैड इफ़ेक्ट नहीं है? तो पहले बैड इफ़ेक्ट क्या क्या हुए थे? देखिए, जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स और ये सब यूज़ किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सॉइल जो है उसका फर्टिलिटी कम हो गई थी, तो यानी मृदा का अनुपजाऊ होना उसका एक बैक साइड था। पर्यावरण हानि, जब ये सब चीज़ें फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाएंगी, पेस्टिसाइड्स, तो एनवायरनमेंट का जो है उसको नुकसान होगा। भौम जल स्तर का निम्नीकरण यानी अंडरग्राउंड वाटर भी लोअर हो गया था। छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी, तो देखिए इसमें कमी लिखा है, छोटे और बड़े किसानों की आय में कमी नहीं हुई थी, वृद्धि हो गई थी। तो ये ऑप्शन डी ही इसका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो गई थी? क्योंकि मशीन का जो यूज़ होता है, मशीनरी, ये जो बड़े बड़े किसान थे वो तो यूज़ कर ले रहे थे, पर छोटों के पास में वो पहुंच नहीं पा रही, उन तक नहीं पहुंच पाया था। इस वजह से छोटे किसानों की आय और बड़े किसानों की आय में जो है गैप बढ़ गया था। भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है? इसको थोड़ा छोटा कर दूं जिससे एक बार में एक क्वेश्चन दिख जाए। तो देखिए, पहला वीडियो है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी आपको भी मुझे भी, पर फिर हमारा भी मेन काम है सिर्फ पढ़ना। तो इसका स्टार्टअप में कैसे वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि देखिए रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है उससे, इसमें लिखा है 12 वर्ष की अवधि तक, जबकि रजिस्ट्रेशन डेट से 10 वर्ष की अवधि तक के किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन 1 ही इसका इनकरेक्ट हो गया, सही नहीं है, पूछा है। जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, सही है में लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है, पूछता कुछ है करते कुछ हैं, फिर कहते हैं पेपर ख़राब हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सही है कि 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ठीक है, पर नहीं है, गलत पूछा था, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर पाई थी? चौथी, पाँचवीं, छठी या सातवीं? तो देखिए, जो 5 ईयर प्लान्स थे ये 5 ईयर्स के होते थे, तो इसमें जो है पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये अपने समय से पहले ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो इसका हमें वो भी पता होना चाहिए, ये 74 से 79 तक होना था इसको, पर ये 1 ईयर पहले ख़त्म होकर 78 में ही ख़त्म हो गई थी। और अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी प्लान जो है किस मॉडल पर आधारित है? तो हम इसमें पाँचवीं की बात कर रहे हैं, तो पाँचवीं जो है हमारी DP धर मॉडल पर आधारित है।
देखिए, एक साथ एक जैसी चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं रहता है कि अब आप खाली यही पढ़ लें कि कौन सी किस पे आधारित है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो जब बीच बीच में टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे तो वो हमें याद भी रहते हैं और कन्फ्यूजन नहीं होता। अब जैसे 5वीं है तो आपको धर याद हो जाएगा कि ये धर मॉडल पर आधारित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मनरेगा 2006, भारत निर्माण 2005, स्वावलंबन 2010, स्मार्ट सिटी मिशन 2014। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन अभी हुआ था जब सरकार बनी थी 2014 के बाद 2015 में हुआ था ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा है। बाकी लर्न कर लीजिए, 2006, भारत निर्माण 2005 और स्वावलंबन 2010। तो ये 10 क्वेश्चंस थे। आपको कैसा लगा ये बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या आगे भी आप क्वेश्चंस चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।